डियर स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है एमडी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में। आज का अपना टॉपिक है प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्किल हैलाइड या एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां। और एल्किल हैलाइड को बनाने के लिए सबसे पहले अपने लेके चल रहे हैं किसको, एल्कोहल को, यानी कि स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में अपने एल्कोहल को लेकर के और एल्किल हैलाइड तक कैसे जाएंगे, इसके लिए जितना भी मैटर अपनी बुक के अंदर है उसका कुछ पार्ट आज अपने कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास क्या है, एल्कोहल है। अब देखो, जैसे हमने एल्किल हैलाइड लिया है, एल्किल हैलाइड के लिए अपने जो जनरल फॉर्मूला लिखते हैं वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया हुआ है। अपने लिख सकते हैं किसके द्वारा, आर एक्स के द्वारा। ठीक है, सेम उसी वे में अपने लिख सकते हैं किसको, एल्कोहल को। जैसे एल्किल हैलाइड अपने पास एलिफेटिक कंपाउंड है, वैसे ही एल्कोहल भी क्या है, एलिफेटिक कंपाउंड है। तो अगर मैं एल्कोहल को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो एल्कोहल को अपने लिख सकते हैं किसके द्वारा, एल्किल ग्रुप, और एल्किल ग्रुप के साथ में हाइड्रोक्सिल समूह OH के द्वारा। एल्किल हैलाइड के लिए अपने लिखते हैं RX, और एल्कोहल को अपने शो कर सकते हैं किसके द्वारा, ROH के द्वारा। अब यहाँ जो एल्किल ग्रुप है ये आपको पता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, मैथिल ग्रुप हो सकता है, ठीक है, एथिल हो सकता है। एथिल को चाहे अपने इस तरीके से लिख दें, चाहे अपने इस तरीके से लिख दें, CH3 CH2। ठीक है, इसी तरीके से ये क्या हो सकता है, आइसोप्रोपिल हो सकता है, या सेकेंडरी ब्यूटिल हो सकता है। तो वैसे ही यहाँ जैसे अपने एल्किल के रूप में यूज़ कर रहे हैं, वैसे यहाँ अपने OH के साथ में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके साथ में एल्किल फॉर्म में मैथिल, एथिल, आइसोप्रोपिल, नॉर्मल प्रोपिल, कोई सा भी एल्किल समूह यहाँ पे अपने क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, जो एल्कोहल से एल्किल हैलाइड प्राप्त करने से पहले आपको पता होनी चाहिए वो क्या है, वो ये है कि हमने लास्ट क्लास के अंदर किया था sp3 कार्बन हैलोजन बंध युक्त यौगिक। ये टॉपिक अपने कर चुके हैं, sp3 कार्बन हैलोजन बंध युक्त यौगिक। और इस बेस पर हमने एल्किल हैलाइड को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया था। एक था हमारे पास 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, एक था 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और एक था हमारे पास 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अगर मैं बात कर रही हूँ एल्किल हैलाइड की, तो sp3 कार्बन हैलोजन बंध युक्त यौगिक हैं। उस बेस में, यानी कि जब अपने ये टॉपिक कर रहे थे तो वहाँ हमने एल्किल हैलाइड को मेनली 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया था, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री में हमने हैलोजन एटम को जिस कार्बन के साथ में अटैच किया था वो एक ही कार्बन से जुड़ा था, यानी कि ये एग्जाम्पल अपनों ने लिया था। 2 डिग्री की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास ये एग्जाम्पल था। और अगर मैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की बात करती हूँ तो CH3C, CH3, CH3, और यहाँ आ जाता है कौन, हैलोजन एटम। सेम इसी वे में जो हमारे पास एल्कोहल हैं, जिससे आज हम बनाएंगे किसको, एल्किल हैलाइड को, तो उन्हें भी हम सेम इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। कैसे, जैसे मेरे पास हेडिंग यही रहती है कि sp3 कार्बन हैलोजन बंध युक्त यौगिक। तो उस बेस पर जैसे मैंने ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बनाए हैं, ये तो है हमारे पास एल्किल हैलाइड। और अब मैं बात कर रही हूँ किसकी, अब बात कर रही हूँ एल्कोहल की। तो एल्कोहल भी हमारे पास हो जाते हैं कितने, 3 टाइप के, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री है, सेम इसी तरीके से अपने शो कर देंगे, CH3 CH2 OH। 2 डिग्री को CH3 CH CH3 OH। 3 डिग्री में CH3C CH3 CH3 और OH। ये हमारे पास एग्जांपल है 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, और ये हमारे पास किसका एग्जांपल है, 3 डिग्री का। ठीक है, अब ये क्यों बता रही हूँ, ये इसलिए बता रही हूँ कि जब अपने एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाएंगे तो उस कंडीशन के अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि किस एल्कोहल की रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता ज़्यादा है और किस एल्कोहल की रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता क्या है, कम है। तो देखो, अगर अपने 1 डिग्री एल्कोहल को लेके चलते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल जो है हमारे पास, ये भी एग्जांपल है सेम एल्किल हैलाइड की तरह, किसका, पोलर कंपाउंड का एग्जांपल है कि इसके अंदर भी पोलैरिटी है। जैसे कार्बन के साथ में हमने जोड़ रखा है किसको, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को। तो कार्बन से ऑक्सीजन एटम जो है हमारे पास, उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। मतलब यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ क्या हमारे पास है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो अगर मान लो मैं यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करती हूँ, ये वाला बॉन्ड तोड़ देती हूँ, सेम इसी वे में इसको तोड़ा, इसी वे में मैंने इसको तोड़ा,
अगर मैं इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कर रही हूँ तो मेरे पास जो रिमेनिंग पार्ट इसका बचता है वो बचता है CH3 CH2 प्लस चार्ज। यहाँ से मेरे पास बचता है CH3CH CH3 प्लस यहाँ से बचता है CH3C CH3 CH3 प्लस चार्ज। अब ये धनावेश युक्त जो हमारे पास ये जो स्पीसीज बन गई इसको हम बोलते हैं कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन। इसको कार्बोकैटायन भी बोल सकते हैं, हम कार्बोकैटायन भी बोल देते हैं, या इसको हम बोल देते हैं कार्बोनियम आयन। नियम लिख रही हूँ IUM नहीं लिख रही मैं, थोड़ा ध्यान देना, IUM कार्बोनियम आयन भी इसको हम बोल सकते हैं। तो इनमें देखो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारे पास बन गया 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये बन चुका है 2 डिग्री, और ये हमारे पास बन चुका है 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब तीनों का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो जो हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना, इसके अंदर हमारे पास 3 एल्किल ग्रुप है, 1 2 3 मैथिल मैथिल, यहाँ भी क्या है मैथिल ग्रुप है। और मैथिल जो ग्रुप होता है, मैथिल ग्रुप का हमेशा इफेक्ट कौन सा होता है, प्लस आई। जो इंडक्टिव इफेक्ट है या प्रेरण प्रभाव है वो कौन सा होता है, प्लस आई। और प्लस आई प्रभाव वाले जो कोई भी ग्रुप अपने पास होते हैं जिनका प्लस आई इफेक्ट होता है वो हमेशा क्या होते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर। वो हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। कोई भी समूह जिनका प्रभाव कौन सा होता है, प्लस आई, उनका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन देने का काम है। तो यहाँ अगर अपने देखें तो यहाँ 3 एल्किल ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनर है। अब ये 3 जने इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं किसको, इस कार्बन जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्या है, कम है, ठीक है। तो इसको वो फील ही नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले कितने जने हैं, यहाँ पे 3 जने हैं। एक इसके कंपैरिजन में यहाँ कितने जने हैं, 2 जने, और यहाँ कितने जने हैं, 1 जने हैं। तो इसका मतलब जो 3 डिग्री हमारे पास ये कार्बोकैटायन बना, किससे बना, 3 डिग्री अल्कोहल से, वो बहुत ज्यादा स्टेबल है किसके कंपैरिजन में, 2 डिग्री से। और 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है किसके कंपैरिजन में, 1 डिग्री से। तो अगर मैं ये कहूँ कि इन अभिक्रियाओं के लिए जो अपने करने वाले हैं उसके लिए अल्कोहलों की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, क्योंकि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन क्या होता है, पुटअप होता है, ठीक है। तो ये तो हमने लिख दिया किसका, अल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम। अब देखो कि अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले जो हेडिंग लेके चलती हूँ तो वो ये है। अब इसमें जितना मैटर मैंने यहाँ पे लिखा है इसमें से जो आपका क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि अल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम लिखिए। तो उसमें आपने, अब शायद आपको समझ में आ गया कि किस अल्कोहल की रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता ज्यादा है और किस अल्कोहल की रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता क्या है, कम है। तो यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ कि अगर वो हमारे से पूछ रहा है अल्कोहल की रिएक्टिविटी या अल्कोहल की क्रियाशीलता, तो उसका जो हमारे पास ऑर्डर रहेगा वो है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। ये तो आ गया किसके लिए, अल्कोहल के लिए। अब हम बना रहे हैं अल्कोहल के साथ में किसको लेकर के, अल्कोहल के साथ में मैं कॉम्बिनेशन बिठा रही हूँ किसका, हाइड्रोजन हैलाइड का। हाइड्रोजन हैलाइड, या इसी को अपने बोल देते हैं हैलोजन एसिड। हाइड्रोजन हैलाइड या हाइड्रोजन एसिड। अब ये ऐसा क्यों बोला, तो यहाँ से देखो कि जो हैलाइड हमारे पास टर्म है, हाइड्रोजन नाम से पता चल रहा है, जैसे अपने इसका अगर सिंबल लिखें, प्रतीक लिखें, या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखें, तो हाइड्रोजन के लिए अपने लिखते हैं H। हैलाइड मतलब यहाँ बात हो रही है किसकी, हैलोजन एटम की। हैलाइड किससे बना है, हैलोजन से बना है। अब यहाँ पे हमने हैलोजन को हैलाइड क्यों बना दिया, तो देखो हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 4 हैलोजन एटम है, ठीक है। अगर मैं इस फ्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज लगा देती हूँ, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी मैं माइनस चार्ज लगा देती हूँ, तो उस कंडीशन में हम इसको फ्लोरीन ना बोल करके क्या बोलते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और इसके लिए आयोडाइड। यानी कि हमारा जो हैलोजन एटम है वो चेंज हो गया किसके अंदर, हैलाइड के अंदर। तो जब अपने हैलोजन एटम को ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में, तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में हैलोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, ठीक है। तो ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। तो हमारा हैलोजन यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज ग्रुप में है, तो इसलिए हमने यहाँ पे हैलोजन टर्म यानी कि हाइड्रोजन हैलोजन ना लिख करके हमने क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन हैलाइड लिखा हुआ है। अब दूसरा जो हमने यहाँ पे लिखा है वो लिखा है हैलोजन एसिड। वो इसलिए लिखा है क्योंकि देखो यहाँ हमारा जो हैलोजन है वो जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन के साथ में,
तो अगर मान लो अपने कोई रिएक्शन करवा रहे हैं, जैसे अब अपने रिएक्शन करवाएंगे, तो उन रिएक्शन के अंदर यहाँ से जो प्रोड्यूस हो रहा वो क्या होगा, H+। यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो किस रूप में जाएगा, H+ के रूप में। और हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि वो स्पीसीज जो H+ देती हैं वो क्या होती हैं, वो होती हैं एसिड या अम्ल। तो इसलिए यहाँ पे अपने टर्म यूज करते हैं कौन सी, हैलोजन एसिड वाली। ठीक है, तो शायद ये दोनों बातें क्लियर हो गई। अब देखो कि अगर हाइड्रोजन हैलाइड या हैलोजन एसिड वाली अगर अपने टर्म क्लियर हो गई, तो इसका मतलब ये भी क्लियर हो गया कि मैं H के साथ में फ्लोरीन भी जोड़ सकती हूँ, क्लोरीन भी जोड़ सकती हूँ, ब्रोमीन भी जोड़ सकती हूँ और आयोडीन भी जोड़ सकती हूँ। यानी कि जो हाइड्रोजन हैलाइड है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड के रूप में भी हो सकता है, हाइड्रोजन क्लोराइड के रूप में भी हो सकता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के रूप में भी हो सकता है और हाइड्रोजन आयोडाइड के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो कि यहाँ अगर अपने से ये पूछा जाता है कि अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम दीजिए। एक क्वेश्चन तो आपको कुछ बताया कि यहाँ से पुटअप हो सकता है, जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ से पुटअप हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है कि अल्कोहलों से हाइड्रोजन हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम दीजिए। तो अब देखो यहाँ कि हाइड्रोजन के साथ में मैंने फ्लोरीन एटम को जोड़ा हुआ है। तो अगर आपको ध्यान हो तो जब अपने ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, किसी भी ग्रुप के अंदर जब अपने ऊपर से नीचे जाते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर जो साइज है वो लगातार क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो तो साइज कंटिन्यूसली क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि जो शेल है उसकी जो संख्या वो क्या होती जाती है, लगातार बढ़ती जाती है। अब जैसे यहाँ फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। 70 नंबर ग्रुप है उसकी बात अपने कर रहे हैं। फ्लोरीन से क्लोरीन का, क्लोरीन से ब्रोमीन का और ब्रोमीन से जो आयोडीन है इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो देखो हाइड्रोजन का साइज हमारे पास सेम है, यहाँ 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 और यहाँ। जो साइज में अंतर आ रहा है वो किसके साइज में आ रहा है, वो आ रहा है हैलोजन के साइज के अंदर। हैलोजन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब हैलोजन का जो साइज है उसी में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ में हमने जो बॉन्ड बनाया हुआ है वो किसका बनाया हुआ है, फ्लोरीन का। ठीक, एक तो हमारे पास ये है। अब जैसे मान लो मैं हाइड्रोजन के साथ में बाइंड कर रही हूँ इसको, क्लोरीन को, तो उस कंडीशन में फ्लोरीन से क्लोरीन का साइज ज्यादा है तो उसको मैं इस तरीके से शो कर सकती हूँ। अब ये हाइड्रोजन और इधर आ गया कौन, ब्रोमीन आ गया, और ये हाइड्रोजन और यहाँ कौन आ गया, आयोडीन आ गया। मतलब अपने देख रहे हैं कि दोनों का अगर अपने न्यूक्लियस देखें, दोनों के नाभिक की अगर अपने बात करते हैं तो देखने से पता चल रहा है कि हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच के जो नाभिक है, हाइड्रोजन और आयोडीन का जो नाभिक है, उनके बीच की जो लेंथ है, ये वाली जो बंद लंबाई है, ये इन तीनों के कंपैरिजन में क्या होती है, ज्यादा होती है। हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इन तीनों के कंपैरिजन में जो हाइड्रोजन आयोडाइड है, यानी कि हाइड्रोजन और आयोडीन के जो न्यूक्लियस हैं, उन दोनों के बीच का जो गैप है, ये जो दूरी है, ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये इन तीनों का कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है। और मैं आपको ये करवा चुकी हूं कि जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ और स्ट्रेंथ एक दूसरे के क्या होती हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। बंद लंबाई जितनी छोटी होती है उसकी ताकत उतनी ही क्या होती है, ज्यादा होती है। उसको तोड़ने के लिए उतनी आपको क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन फ्लोरीन दोनों के बीच का गैप बहुत कम, तोड़ने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा। लेकिन अगर तीनों चारों में अपने कंपैरिजन करते हैं तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ जो अपने को देखने को मिलती है वो मिलती है किसमें, हाइड्रोजन आयोडाइड में। जब हाइड्रोजन आयोडाइड के बीच की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो मतलब इसको तोड़ने के लिए एनर्जी जो है वो क्या चाहिए, हमें बहुत कम चाहिए। तो इसलिए हाइड्रोजन और आयोडाइड जो है, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो इजीली टूट जाएगा। इजीली टूटने के कारण वो क्या होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव। ठीक है, इससे हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है उसकी क्रियाशीलता कम होती है, हाइड्रोजन क्लोराइड उससे कम, और हाइड्रोजन फ्लोराइड ना के बराबर, या कई बुक्स के अंदर इसको यहाँ पे इन्वॉल्व कर लेता है और कई जगह इसको बिल्कुल ही क्या कर देते हैं, इग्नोर भी कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपने ध्यान रखेंगे कि अगर अपने से पूछा जाता है कि अल्कोहलों के साथ हाइड्रोजन हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम दीजिए, या किसी भी अगर अपने कंपाउंड के साथ में ये पूछ रहा है कि हाइड्रोजन हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम, तो याद रखना हमेशा यही ऑर्डर रहता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड वेरी वेरी ग्रेटर देन फ्रॉम हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, अब ये दो फंडे अगर आपके क्लियर हो गए तो अब अपने स्टार्ट करते हैं कि अगर अपने ले रहे हैं स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में अल्कोहल, और अल्कोहल की रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ में, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में, तो हम एल्किल हैलाइड तक कैसे जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखो अल्कोहल के लिए मान लो मैं ले लेती हूँ CH3 CH2OH, क्योंकि हमने बोला था ROH
जो एल्कोहल है उसको ROH से भी लिख सकते हैं और R की जगह कोई भी एल्किल ग्रुप अपने लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया CF3CS2OH। रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ में? हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जब अपने रिएक्शन करवा रहे हैं तो ध्यान रखो, अभी जस्ट 5 मिनट पहले मैंने आपको बताया 3 डिग्री बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी है, 2 डिग्री उससे कम है और 1 डिग्री की रिएक्टिविटी बहुत कम है। तो अगर अपने सिंपल एल्कोहल और हाइड्रोजन क्लोराइड लेते हैं तो दोनों के बीच में किसी प्रकार की कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं होती। मतलब हम ये यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती। लेकिन रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए क्या ले लिया जाता है? यहाँ पे कैटालिस्ट ले लिया जाता है जिसको बोला जाता है एनहाइड्रस या निर्जलीय या निर्जल जिंक क्लोराइड ZnCl2, जो काम करता है यहाँ पे किसका? कैटालिस्ट का काम करेगा, उत्प्रेरक का काम करेगा। और उत्प्रेरक वो पदार्थ, वो सब्सटेंस जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। वो पदार्थ जो किसी अभिक्रिया के रेट को क्या कर देते हैं? वेग को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। लेकिन नॉर्मली लेके चलते हैं कि वे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं उत्प्रेरक या कैटालिस्ट। तो जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। ये H+, ये Cl-। तो जिसके साथ रहना है, जिससे रिएक्शन करनी है वैसा ही बनना पड़ता है। यहाँ पोलैरिटी है तो यहाँ भी क्या शो करनी पड़ेगी? पोलैरिटी, ये प्लस और ये क्या हमारे पास? नेगेटिव। तो H और OH ये निकल जाएगा किसके रूप में? H2O के रूप में। और जो मेन प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा वो क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C। जब हमने लिया किसको? 1 डिग्री अल्कोहल को, तो 1 डिग्री अल्कोहल से हमारे पास क्या बन गया? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बन गया। अब जो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है इसका नोमेनक्लेचर अपने कर चुके हैं। तो इसका जो सामान्य नाम है, सामान्य नाम इसका होता है एथिल क्लोराइड। और जो IUPAC नाम है, IUPAC नाम है इसका क्लोरोएथेन। इसी तरीके से अगर अपने लेते हैं किसको? 2 डिग्री अल्कोहल को, तो उसके लिए देखो CH3 CH CH3OH, ये है 2 डिग्री अल्कोहल। प्लस में रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। वापिस एरो के ऊपर अपने को क्या लेना पड़ेगा? कैटालिस्ट। कौन है यहाँ पे? निर्जल जिंक क्लोराइड, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये बन गया H2O और मेन प्रोडक्ट के रूप में बन गया CH3CH CH3Cl, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और जिसका कॉमन नेम है आइसोप्रोपिल क्लोराइड। और IUPAC नाम पहले लिख देती हूँ मैं, सामान्य नाम। तो सामान्य नाम इसका होता है, ये कॉमन नेम है इसका आइसोप्रोपिल क्लोराइड। और अगर बात करते हैं IUPAC नेम की, तो ये हमारे पास लॉन्ग चेन है जिसमें 2 नंबर कार्बन के साथ में अटैच है कौन? क्लोरीन एटम। तो नाम है इसका 2-क्लोरो प्रोपेन। अब बात करते हैं अपने 3 डिग्री अल्कोहल की। तो अगर अपने 3 डिग्री अल्कोहल को देखते हैं तो CH3C CH3 CH3OH। हमें पता है 3 डिग्री की रिएक्टिविटी क्या है, इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। जब बहुत ज़्यादा है तो हम यहाँ पे सिंपल क्या लेते हैं? HCl। और ये ध्यान रखना कि ये क्या है? हमारे पास कंसंट्रेट है या सांद्र है, ठीक है। चाहे इसको CONC शॉर्ट फॉर्म में लिख दो कंसंट्रेट, या आपने इसको क्या लिख सकते हैं? सांद्र लिख सकते हैं। हिंदी में सांद्र और इंग्लिश में क्या लिख देते हैं? कंसंट्रेट। लेकिन यहाँ अपने को कैटालिस्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि जो 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी है वो बहुत क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो जैसे हम 3 डिग्री अल्कोहल और हाइड्रोजन क्लोराइड को टेस्ट ट्यूब के अंदर लेकर के थोड़ा सा शेक करते हैं, थोड़ा सा हिलाते हैं, तो साथ के साथ रिएक्शन क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। यानी कि मिनट में हमारे पास कुछ कैटालिस्ट लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल अपने लिखेंगे कि रूम टेम्परेचर के ऊपर जो रिएक्शन है वो क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। और प्रोडक्ट मिलता है CH3C CH3 CH3Cl, और बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होता है कौन? H2O, ठीक है। इसका जो कॉमन नेम है वो है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड
ठीक है, टर्शरी 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल क्लोराइड। और अगर IUPAC की बात करें, लॉन्ग चेन सेलेक्ट की, 2 नंबर कार्बन के साथ में अटैच है कौन, क्लोरो, 2 क्लोरो 2 मैथिल, और अनुलग्न के रूप में लिख देते हैं क्या, हम प्रोपेन को लिख देते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि तो हमें इससे क्या मिल रहे हैं, एल्किल हैलाइड मिल रहे हैं। 1 डिग्री भी मिल रहा है, ठीक है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड भी यहाँ से मिल रहा है अपने को, और 3 डिग्री जो एल्किल हैलाइड है वो भी अपने को यहाँ से मिल रहा है। दूसरा, ये रिएक्शन इस चैप्टर के जस्ट बाद में जो हमारे पास चैप्टर आता है जिसका नाम है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह, ठीक है ना, पार्ट फर्स्ट, जिसके अंदर अपने स्टडी करते हैं अल्कोहल, फिनोल और ईथर के बारे में, तो वहाँ ये रिएक्शन अपने को वापस फिर मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि वहाँ अपने करेंगे वापस से किसको, अल्कोहल को। और जब अपनों ने 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करना हो, तीनों में अगर अपने को अंतर बताना हो, तो वहाँ ये रिएक्शन हमारे बहुत काम आती है। तो इसलिए बहुत बढ़िया तरीके से इस रिएक्शन को हमने याद रखना है कि देखो 1 डिग्री अल्कोहल अगर अपने लेते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल और कंसंट्रेट जो HCl है, तो नॉर्मली रूम टेम्परेचर के ऊपर उनकी रिएक्शन नहीं हो रही है, तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ा, यहाँ पे एनहाइड्रस या निर्जल जिंक क्लोराइड लेना पड़ा। अगर मैं यहाँ पे इसको मान लो नहीं लिख रही या लिख भी देती हूँ तो नॉर्मली ये रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, अब देखो तीनों को डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि अपने ये सोचेंगे हाँ भी यहाँ भी प्रोडक्ट का बन गया, यहाँ भी बन गया, तो देखो तीनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे अपने कि 3 डिग्री की जो अपने पास 3 डिग्री अल्कोहल है, इसकी रिएक्टिविटी क्या बहुत ज्यादा है। तो जैसे हम इन दोनों को मिलाते हैं, यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल और कंसंट्रेट HCl को हम जैसे ही मिलाते हैं, तो साथ के साथ जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने इन दोनों को ले रखा है, जैसे रिएक्शन कंप्लीट होगी हमें कैसे पता चलेगा, तो जैसे रिएक्शन कंप्लीट होती है, यानी कि जैसे हमारा ये प्रोडक्ट बनता है, वैसे ही उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या आ जाती है, व्हाइट टर्बिडिटी आ जाती है, सफेद सा धुंधलापन सा आ जाता है। ठीक है, तो जैसे वो व्हाइट प्रेसिपिटेट सा या व्हाइट अपने कहें टर्बिडिटी जो आएगी, व्हाइट टर्बिडिटी, या अपने कहें कि सफेद जो धुंधलापन सा आएगा, उससे हमें पता चल जाता है कि हाँ हमारा एल्किल हैलाइड जो है उसकी फॉर्मेशन हो चुकी है। टर्बिडिटी यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी और यहाँ भी आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ भी एल्किल हैलाइड बन रहा है, यहाँ भी एल्किल हैलाइड बन रहा है, और यहाँ भी क्या बन रहा है, हमारा एल्किल हैलाइड बन रहा है। लेकिन क्योंकि ये रिएक्शन सबसे फास्टली क्या होती है, कंप्लीट होती है, तो इसलिए इस टर्बिडिटी को आने में कुछ सेकंड लगते हैं। कुछ सेकंड के अंदर ये जो रिएक्शन है ये कंप्लीट हो जाती है। तो अगर अपने तीनों को डिफरेंशिएट करना चाहें तो मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ कि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा कुछ सेकंड के अंदर। ये रिएक्शन जो है ये कुछ सेकंड के अंदर क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अगर अपने बात करते हैं किसकी, 2 डिग्री अल्कोहल की, तो 2 डिग्री हालांकि 3 डिग्री के कंपैरिजन में क्या है, लेस रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है। तो इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में कम से कम टाइम लगता है कितना, 5 मिनट का। यानी कि जो अपने पास टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर जो टर्बिडिटी आएगी उसमें कम से कम कितने मिनट का टाइम लग जाएगा, 4 से 5 मिनट का टाइम लग जाएगा। और जब अपने बात करते हैं किसकी, 1 डिग्री अल्कोहल की, तो 1 डिग्री अल्कोहल क्योंकि दोनों के कंपैरिजन में बहुत कम रिएक्टिव है, बहुत कम रिएक्टिव है, तो नॉर्मली इनके कंपैरिजन में तो वहाँ कुछ हलचल ही नहीं होगी, मतलब जो सॉल्यूशन है वैसे का वैसा पड़ा रहेगा। लेकिन जब अपने देखते हैं कि 40 to 45 मिनट हो जाते हैं, 40 से 45 मिनट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर अपने देखते हैं कि हाँ टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ वहाँ भी व्हाइट टर्बिडिटी आ चुकी है, यानी कि धुंधलापन सा आ चुका है, मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, एल्किल हैलाइड की फॉर्मेशन हो चुकी है। तो मतलब इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में 40 to 45 मिनट का क्या लगता है, टाइम लगता है। अब आप अपने आप क्लियर कर सकते हो कि यहाँ कुछ सेकंड का टाइम लग रहा है, यहाँ मिनट में चेंज हो गया वो टाइम, और यहाँ 5 से सीधा ही किसमें चेंज हो गया, 40 to 45 मिनट में। तो इस बेस पर हम तीनों अल्कोहल को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या तीनों अल्कोहल के अंदर क्या कर सकते हैं, हम विभेद कर सकते हैं। अब ये तो हमने बनाया किसको, अल्कोहल को लिया स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में, और अल्कोहल के साथ में हमने रिएक्शन करवाई किसकी, हाइड्रोजन हैलाइड की। अब यहाँ से जो दूसरा क्वेश्चन आपका पुटअप हो सकता है वो ये है, वैसे तो दूसरा बोल रही हूँ लेकिन आपने देखें तो सिर्फ एक रिएक्शन से, ये है तो एक ही रिएक्शन, उसके पार्ट हो गए कि 1 डिग्री ने कैसे करनी है, 2 डिग्री ने कैसे करनी है, और 3 डिग्री ने कैसे करनी है। तो यहाँ से हमारे पास 4 क्वेश्चन जो है हमारे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब 4 कैसे हो चुके हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से क्या बन सकता है कि अल्कोहल प्लस हाइड्रोजन हैलाइड की हेल्प से एल्किल हैलाइड कैसे बनेगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया आपका।
दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से आ सकता है वो ये आ सकता है कि अल्कोहल से हाइड्रोजन हैलाइडों की रिएक्टिविटी का ऑर्डर, हाइड्रोजन हैलाइड की जो रिएक्टिविटी है अगर आपसे इसका ऑर्डर पूछ लेता है तो ये अपने कर चुके हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये बन सकता है कि हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में जब आप रिएक्शन करवा रहे हो किसकी, अल्कोहल की, तो जो अल्कोहल है अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिख दो। अल्कोहल की रिएक्टिविटी का अगर अपने ऑर्डर लिखते हैं तो वो भी अपने कर चुके हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन तो ये हो गए। अब दिमाग में चलेगा चौथा, तो चौथा आप ये कहोगे कि जो अल्कोहल है उनको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में, नहीं, ठीक है, क्योंकि वो तो अपना नेक्स्ट चैप्टर के अंदर भी आ जाएगा। चौथा जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और वो होता है कि ल्यूकास रिएजेंट किसे कहते हैं। ठीक है, ल्यूकास रिएजेंट या बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक किसे कहते हैं? तो हमने अभी किया तीनों को डिफरेंशिएट, किस बेस पर? हमने लिया कंसंट्रेट HCl और साथ में हम लेके चले किसको, एनहाइड्रस या निर्जल जिंक क्लोराइड को। तो इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोल दिया जाता है, ल्यूकास अभिकर्मक या ल्यूकास रिएजेंट बोल दिया जाता है। ठीक है, तो जो 4th क्वेश्चन है वो ये है आपका यहाँ से कि ल्यूकास रिएजेंट के हेल्प से आप एल्किल हैलाइड कैसे बनाओगे। ठीक है, और जो 5th क्वेश्चन अगर बनाना चाहें तो ल्यूकास टेस्ट की हेल्प से या ल्यूकास परीक्षण के आधार पर आप 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में भी भेद कैसे करते हो। लेकिन मैं फिर बोल रही हूँ वो आपका यहाँ से क्वेश्चन पुटअप नहीं होता, वो पुटअप होता है आपके 2nd चैप्टर से, यानी कि चैप्टर नंबर 11 से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अल्कोहल और हाइड्रोजन हैलाइड की हेल्प से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री जो एल्किल हैलाइड हैं उनको हम फॉर्मेट कैसे करेंगे, उनको हम कैसे बनाएंगे। तो ये फंडा हमारा यहाँ से क्लियर है। अब अपने चलते हैं कि हमने स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में तो ले रखा है किसको, अल्कोहल को, लेकिन अब हमने साथ में लेना है किसको, सोडियम ब्रोमाइड या पोटेशियम ब्रोमाइड, और साथ में लेके चलेंगे किसको, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को। कंसंट्रेट या सांद्र H2SO4 स्टार्टिंग मटेरियल अब भी हमारा वही है, क्या है, अल्कोहल। वैसे तो ये हमारे पास 2nd हो गया। फर्स्ट हमने हाइड्रोजन हैलाइड की हेल्प से बनाया, 2nd हम बना रहे हैं स्टार्टिंग मटेरियल हमारा अल्कोहल। अल्कोहल के साथ में हम रिएक्ट करवाएंगे सोडियम ब्रोमाइड या पोटेशियम ब्रोमाइड को, और 3rd इंग्रेडिएंट के रूप में हम यहाँ पे किसको ले रहे हैं, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को। ठीक है, तो देखो इन तीनों की हेल्प से हम एल्किल हैलाइड तक कैसे पहुंचेंगे। तो देखो जब इन तीनों की हेल्प से अगर हमारे से ये पूछ रहा है कि एल्किल हैलाइड कैसे बनेंगे, तो सबसे पहले जो रिएक्शन है वो होती है किसके बीच में, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम ब्रोमाइड के बीच में। ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड या पोटेशियम ब्रोमाइड दोनों के बीच में। तो देखो कैसे, सबसे पहले मैं लिख देती हूँ पोटेशियम ब्रोमाइड के Br, प्लस में मैं रिएक्ट करवा रही हूँ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। कैसा लिया है हमने, कंसंट्रेट लिया हुआ है, सांद्र लिया हुआ है। जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो उस कंडीशन में देखो ये मेटल है, ये क्या है, नॉन मेटल है। ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, जो हैलोजन है ये किस कैटेगरी में आते हैं, नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं। और सोडियम है, पोटेशियम, ये हमारे पास क्या है, ये मेटल है क्योंकि S ब्लॉक के है ना। ठीक है, तो ये प्लस है, ये क्या माइनस है। अब इससे रिएक्ट करवाने के लिए जैसे मैंने पीछे बोला कि जिसके साथ रहना है वैसा बनना पड़ेगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो इसको भी तोड़ लो आप, किसमें, पॉजिटिव नेगेटिव में, H प्लस और HSO4 माइनस। ये रट के नहीं रखना क्योंकि अलग अलग रिएक्शन के अकॉर्डिंग है। कई जगह हम इसको तोड़ेंगे किसमें, OH और SO3H के अंदर। ठीक है, जहां जैसा यूज होगा वो आपको बता देंगे। यहाँ अपने ले रहे हैं H प्लस और HSO4। अब अपने को ये भी पता है कि रिएक्ट करता है कौन, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल, क्योंकि सेम जो पोल होते हैं, समान जो आवेश हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ प्लस के साथ में जाएगा कौन सा पार्ट, माइनस वाला पार्ट। तो यहाँ हमें मिला KHSO4 और प्लस में हमारे पास जो बन गया वो क्या बन गया, HBr। ये तो बन चुका है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और ये बन गया कौन, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब यहाँ ये जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे किसके साथ में, अल्कोहल के साथ में। और अल्कोहल के रूप में वापस मैंने 1 डिग्री का एग्जांपल ले रही हूँ, CH3 CH2 OH
प्लस में यहाँ से जो हमने फॉर्मेशन की हुई है HBr की, HBr दोनों को रिएक्ट करवाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, H और OH निकल गया बाय प्रोडक्ट किस रूप में, H2O के रूप में, और जो मेन प्रोडक्ट है हमारा CH3CH2OH, ये बन चुका है कौन, 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, अब आप ये सोचोगे कि जैसे हमने लास्ट रिएक्शन के अंदर जो पीछे रिएक्शन हमने किया, फर्स्ट रिएक्शन, उनमें हमने 1 डिग्री भी लिया, 2 डिग्री भी लिया और 3 डिग्री भी लिया, तो सेम शायद उसी वे में हम यहाँ जैसे मैंने 1 डिग्री अल्कोहल लिया हुआ है, तो शायद वैसे हम 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल भी ले सकते हैं। तो उसका आंसर हमारा क्या रहेगा, नो, कि हम नहीं ले सकते। रीजन क्या होता है बेटे, रीजन ये होता है कि अगर अपने यहाँ पे 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, तो 2 डिग्री या 3 डिग्री जो अल्कोहल होते हैं, जब उनको कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में मिला करके गर्म किया जाता है, उबाला जाता है, बॉईल किया जाता है, तो उनका डिहाइड्रेशन हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है। और वो कैसे हो जाता है, एक रिएक्शन और उसके बाद में आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ये शायद समझ में आ गया, दोबारा से देख लो। हमारे पास अल्कोहल, सोडियम ब्रोमाइड या पोटेशियम ब्रोमाइड, और थर्ड जो इंग्रेडिएंट है वो है हमारे पास कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। इन तीनों की हेल्प से हमने जाना है कहाँ तक, इन तीनों की हेल्प से हमने जाना है एल्किल हैलाइड तक। सॉरी, यहाँ मैंने OH लिख दिया, Br आ गया। ठीक है, ये हमारे पास बन चुका है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, यहाँ तक हमने जाना है। तो इस वे के अंदर हमने देखा, सबसे पहले जो रिएक्शन हमने करवाई वो करवाई पोटेशियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक एसिड, या सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं अपने। पोटेशियम ब्रोमाइड, सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों की रिएक्शन करवाई, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, प्लस में क्या बन गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड की रिएक्शन हमने करवाई किसके साथ, 1 डिग्री अल्कोहल के साथ। 1 डिग्री अल्कोहल से रिएक्शन करवाई तो हमें मिल गया कौन, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, इसी तर्ज पे नेक्स्ट जो रिएक्शन अपने पास आ जाती है वो ये है कि हमने स्टार्टिंग के रूप में लिया है किसको, अल्कोहल को। अल्कोहल के साथ में हम ले रहे हैं सोडियम या पोटेशियम ब्रोमाइड की जगह पे हम यहाँ पे लेते हैं किसको, सोडियम आयोडाइड को, और प्लस में थर्ड जो इंग्रेडिएंट है उसके रूप में वापस किसको ले रहे हैं हम, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को। सेम यही रिएक्शन अगर आपने ये समझ ली तो ये रिएक्शन भी बाएं हाथ का खेल आपके। कैसे, तो इसके लिए देखो वापिस से सबसे पहले रिएक्ट करवाएंगे इन दोनों को, सोडियम आयोडाइड प्लस कंसंट्रेट H2SO4, दोनों की जब रिएक्शन करवाते हैं तो उस कंडीशन में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और इसको वापस H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव के अंदर हम डिसोसिएट कर लेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा NaHSO4, और प्लस में हमारे पास बन जाता है HI जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब लेके चलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल CH3CH2OH, प्लस में हमने लिया किसको, हाइड्रोजन आयोडाइड को, यहाँ से H यहाँ से OH निकाल दिया किसके रूप में, H2O के रूप में। मेन प्रोडक्ट हमारा बन गया CH3CH2I, एथिल आयोडाइड, जो वापस से एग्जांपल है किसका, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में डिग्री लिया है किसको, 1 डिग्री अल्कोहल को, तो 1 डिग्री से हमारे पास क्या बन गया, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बन गया। अब मैंने जो पीछे जो रिएक्शन करवाई है वहां मैंने लास्ट में ये बोला कि ये जो दोनों रिएक्शन हमने की हैं, इन दोनों रिएक्शन में हम 1 डिग्री से क्या बना रहे हैं, 1 डिग्री ही बना रहे हैं। 1 डिग्री अल्कोहल अगर ले रहे हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल से हम क्या बना रहे हैं, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ही बना रहे हैं। 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल को हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। तो उसका रीजन क्या होता है, रीजन ये है हमारे पास, जिसको आप स्पेशल नोट के अंदर लिख सकते हो कि अगर अपने 1 डिग्री अल्कोहल के कंपैरिजन में या 1 डिग्री अल्कोहल ना लेकर के 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, तो जो 2 डिग्री अल्कोहल है उसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है मेरे पास वो ये है। ठीक है, जब इसको अपने कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिला के बॉईल कर देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हो जाता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन या जिसको हम बोलते हैं हिंदी के अंदर निर्जलन या निर्जलीकरण, जिसको बोलते हैं निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन टर्म किसके लिए यूज करते हैं, निर्जलीकरण, निर्जली जल, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा, देखो कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ में अटैच होता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, चाहे वो हेलोजन आइटम है हमारे पास, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जैसे कि यहाँ है, साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, सल्फोनिक समूह है, कोई सा भी समूह है,
वो जिस कार्बन के साथ में अटैच होता है वो कार्बन याद रखना हमेशा क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है। तो ये अल्फा है तो मीन्स ये कौन है, बीटा है। तो इसी वे में ये भी कौन है, फिर बीटा है। ठीक है, तो अब चाहे इसको बीटा मान लो, इसको बीटा मान लो, है तो बात एक ही है। ठीक है, तो जब अपने इसकी कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि अल्फा से तो निकल जाता है क्या, OH। अल्फा जो कार्बन है वहां से तो क्या निकल जा, OH, और जो बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन से निकल जाता है आपका H। ठीक है, अल्फा से निकल जाएगा OH और बीटा से क्या निकल जाएगा, H निकल जाएगा। तो जब H यहाँ से निकल गया, मान लो आपने ये बीटा ले लिया, ये बीटा, दोनों एक ही बात है। अगर मान लो मैंने इसको ले लिया या मान लो इसको ले लिया, ठीक है, तो इसको मैं एक बार इग्नोर कर देती हूँ। तो यहाँ से जब मैं H को निकालूंगी, तो यहाँ से मैंने H को निकाल दिया और यहाँ से मैंने किसको निकाल दिया, OH को निकाल दिया। तो ये मेरा यहाँ से क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल। तो अब देखो क्या बच गया, पीछे हमारे पास बच गया CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। आपने यहाँ से OH निकाल दिया, यहाँ से आपने क्या निकाल दिया, H निकाल दिया। ठीक है, तो अब दोनों के बीच में यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया तो ये हमारे पास एग्जांपल हो गया किसका, प्रोपीन का, यानी कि ये क्या बन चुका है, हमारा एल्कीन बन चुका है। और हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था एल्किल हैलाइड, जो यहाँ से हमें प्राप्त नहीं हो सकता। सेम इसी तरीके से अगर अपने लेते हैं 3 डिग्री अल्कोहल, तो 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर भी ये काम होता है। ठीक है, कि 3 डिग्री अल्कोहल की जब अपने कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वहां भी क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, निर्जलीकरण रिएक्शन हो जाती है, या जिसको बोल देते हैं अपने एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोल देते हैं, विलोपन अभिक्रिया भी बोल देते हैं। तो वहां भी आपका जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, एल्कीन बनती है। ठीक है, तो इसलिए अपने यहाँ पे जब अपनों ने ये दूसरा नंबर टाइप लिया या तीसरा अपनी जो रिएक्शन की है किसकी, अल्कोहल प्लस सोडियम ब्रोमाइड या पोटेशियम ब्रोमाइड और कंसंट्रेट H2SO4, या फिर अल्कोहल प्लस सोडियम हाइड्राइड और प्लस में क्या लिया हमने, कंसंट्रेट H2SO4, तो वहां हमने सिर्फ और सिर्फ किसको लिया, 1 डिग्री अल्कोहल, और 1 डिग्री अल्कोहल से हमने क्या बनाया, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बनाया। ठीक है, तो ये 3 रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब चलते हैं 4th रिएक्शन के ऊपर। 4th अब अपने बनाते हैं अल्कोहल, और नेक्स्ट अपने ले रहे हैं, मान लो यहाँ पे 4th नंबर अपने पास जो रिएक्शन है वो है कि स्टार्टिंग जो इंग्रेडिएंट है उसके रूप में हम ले रहे हैं किसको, अल्कोहल को, और अल्कोहल के साथ में हम रिएक्ट करवाएंगे किसको, फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस हैलाइड मेन, वापिस से कहूंगी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। 4 चैप्टर हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन वाले, ठीक है ना, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले हैं चारों के अंदर ये रिएक्शन बार बार घूम घूम के आपको मिलेगी। ठीक है, तो देखो हमने लिया यहाँ पे ROH, सॉरी वापिस से मैं एथेनॉल ले लेती हूँ, एथेनॉल है ना, ज्यादा ट्रेंड है ना, C2H5OH भी लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं CH3 CH2OH, और प्लस में फास्फोरस हैलाइड के रूप में अपने लेते हैं, मान लो मैंने ले लिया PCl5, फास्फोरस के साथ में क्या लगा दिया, हैलाइड लगा दिया। ठीक है, हैलाइड के रूप में किसको ले लिया हमने, क्लोरीन को ले लिया। नाम है इसका फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, और इसका नाम है एथेनॉल। ठीक है ना, सामान्य नाम होता है एथिल अल्कोहल, और IUPAC नाम क्या है इसका, इथेन प्लस ऑल एथेनॉल। ठीक है, ये अपने नेक्स्ट चैप्टर में और बढ़िया तरीके से करेंगे। यहाँ देखो हमने लिया हुआ किसको, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को। जब अपने अल्कोहल की रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ में, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में, तो उस कंडीशन में यहाँ से जो OH समूह है वो यहाँ से बोवेंट बोन हो जाएगा, और उसकी जगह यहाँ से क्लोरीन एटम आकर के क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, और बाय प्रोडक्ट के रूप में अपने को मिलता है POCl3 प्लस HCl। वापिस से देख लो, CH3 CH2, यहाँ से क्लोरीन एटम। ठीक है, या अपने ऐसे लिख सकते हैं, फास्फोरस, एक क्लोरीन, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक पांचवा, ये है। ठीक है, ये अपने पास स्ट्रक्चर है इसकी, त्रिकोणीय, द्विपिरामिडीय या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है ना, तो जब अपने रिएक्शन करवाते हैं एथिल अल्कोहल के साथ में किसकी, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है हमारे पास, ये मान लो ये जो क्लोरीन है ये यहाँ जाके जुड़ गया, तो ये बन गया CH3 CH2 Cl।
ठीक है। ये यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन ये वाला, तो ये क्या बन गया HCl। पीछे क्या रह गया हमारे पास, पीछे यहाँ से रह गया हमारे पास 3 क्लोरीन PCl3 रह गया, और यहाँ पे एक क्या रह गया, ऑक्सीजन रह गया। तो क्या बन गया, ये PO और Cl3। तो नाम है इसका, ये है एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड ये है हमारे पास फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और प्लस में बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, ये तो है एथेनॉल की रिएक्शन किसके साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। नेक्स्ट लेके चलते हैं एथेनॉल और प्लस में रिएक्शन करवा देते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ। लिया CH3 CH2OH प्लस PCl3। पहले हमने लिया था PCl5, अब अपने ले रहे हैं PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ध्यान रखना, जब आप PCl5 लेते हो तो उस कंडीशन में अल्कोहल का भी आप क्या लेते हो, 1 मोल लेते हो। जब अपने ले रहे हैं PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड तो उस कंडीशन में यहाँ अपने एथेनॉल के कितने मोल यूज होते हैं, 3 मोल यूज होते हैं। ठीक है, तो जब दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो देखो सिंपल सी बात, CH3 CH2 एथिल ग्रुप हमारे पास 3 है, और 3 यहाँ पे कौन है, क्लोरीन है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या बन जाएगा, CH3 CH2Cl कितने मोल बन जाएंगे, ये बन जाएंगे हमारे पास 3 मोल। अब तीनों के तीनों क्लोरीन का यहाँ से यूज हो चुका है, तो हमारे पास क्या रह गए, यहाँ से 3 हाइड्रोजन रह गए। ठीक है, एक क्या रह गया, 3 तो रह चुके हैं हाइड्रोजन, एक रह चुका है फास्फोरस, और 3 कौन रह गए, ऑक्सीजन रह गए। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बन जाएगा, H3PO3, और इसका नाम होता है ऑर्थो फास्फोरस एसिड या अम्ल। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, अल्कोहल की रिएक्शन करवाई किसके साथ में, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ में, और आगे जो हमारा प्रोडक्ट बना वो क्या बना, एल्किल क्लोराइड यानी कि एथिल क्लोराइड ही बना। तो अब यहाँ से फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यहाँ क्लोराइड तो बन गया, ब्रोमाइड या आयोडाइड क्यों नहीं बना। तो देखो कि जैसे हमने यहाँ पे ये लिया था, जैसे अभी मैंने PCl3 लिया, यहाँ पे PCl3, जब मैंने PCl3 लिया तो प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH2Cl। तो इसका मतलब कि अगर मुझे एथिल ब्रोमाइड बनाना है CH3 CH2Br, या फिर मुझे एथिल आयोडाइड बनाना है CH3 CH2I, तो उस कंडीशन के अंदर मुझे PCl3 की जगह क्या लेना पड़ेगा, PBr3। या फिर अगर आयोडाइड चाहिए तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, तब मुझे लेना पड़ेगा फास्फोरस ट्राइआयोडाइड। तो इन दोनों को हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, कि ये दोनों के दोनों खुद ही क्या हैं, ये है अनस्टेबल। ये क्या होते हैं, दोनों के दोनों अस्थायी हैं। जब खुद ही अस्थायी हैं तो आगे रिएक्शन कैसे कंप्लीट करवाएंगे। तो इसका मतलब फास्फोरस हैलाइड अगर अपने इस वे में ले रहे हैं तो सिर्फ हम फॉर्मेशन कर सकते हैं किसकी, एल्किल क्लोराइड की। एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड को हम फास्फोरस हैलाइड की हेल्प से नहीं बना सकते। तो अगर इनको फिर भी बनाना हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो उसके लिए देखो, उसके लिए हम लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया एल्कोहल CH3 CH2OH, अपने ले रहे हैं रेड फास्फोरस या लाल फास्फोरस, और साथ में यूज करते हैं किसका, Br2 का। सेम इसी वे में CH3 CH2OH लाल फास्फोरस, और यूज करते हैं साथ में किसका, I2 का। जब Br2 का यूज करेंगे लाल फास्फोरस की प्रेजेंस में तो उस कंडीशन में हमारा बनता है CH3 CH2Br, और अगर यूज करते हैं किसका, I2 का, तो उस कंडीशन में बनता है CH3 CH2I। यानी कि निर्माण हो चुका है एथिल ब्रोमाइड का, निर्माण हो चुका है किसका, एथिल आयोडाइड का। अब अल्कोहल से जब अपने बना रहे हैं एल्किल हैलाइड, तो इस कैटेगरी के अंदर अपने पास जो एक लास्ट रिएक्शन बचती है वो है नेम रिएक्शन। और आपको पता है 12th क्लास में जो नेम रिएक्शन है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो नेम रिएक्शन यानी कि जो 5th नंबर हमारे पास आ जाता है, रिएक्शन का नाम है डार्जन प्रोसेस या डार्जन प्रक्रम। डार्जन प्रोसेस या जिसको अपने बोल देते हैं डार्जन प्रक्रम। क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लिया किसको, अल्कोहल को। अल्कोहल की रिएक्शन करवाई जाती है किसके साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ। थायोनिल क्लोराइड SOCl2 नाम है इसका
थायोनिल क्लोराइड और प्रेजेंस है यहाँ पे किसकी, पिरिडीन की। तो जब पिरिडीन की प्रेजेंस में अल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, पिरिडीन की उपस्थिति में अल्कोहल थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करके क्या बनाता है, एल्किल क्लोराइड ही बनाता है। यानी कि क्या बनेगा, CH3 SOCl2 है, मान लो ये आपके पास SOCl2, ठीक है, CH3CH2, यहाँ से आपने क्या ले लिया, Cl ले लिया, ठीक है, यहाँ से H और यहाँ से आपने क्या ले लिया, Cl ले लिया। तो पीछे हमारे पास क्या बच गया, एक ऑक्सीजन बच गया और SO बच गया। SO और O क्या बन जाएगा, SO2, ये बन गया Cl, प्लस में बन गई SO2, प्लस में बन गई HCl। और दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने कहें कि 100% इंपॉर्टेंट भी हो जाती है और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी है। क्यों है, क्योंकि हमने पीछे जितनी भी रिएक्शन करी हैं, आज की क्लास में हमने जितनी रिएक्शन करी हैं, उन सबके अंदर जो सबसे बढ़िया अपने को जो प्योर एल्किल हैलाइड ऑब्टेन होता है, प्योर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है अपने को कौन से मेथड के द्वारा, डार्जन्स प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, अब प्योर क्यों है, मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ जो अपने को एल्किल क्लोराइड मिला है, यानी कि एथिल क्लोराइड जो मिला है या क्लोरोइथेन मिला है, ये क्या यहाँ पे बेसिकली 100% क्या है, प्योर है। और इसकी प्योरिटी का यहाँ पे रीजन क्या है, रीजन ये है, देखो बेटे, कि यहाँ जो SO2 बना, सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या है, यहाँ पे गैसियस फॉर्म में है। जो HCl बना, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी गैसियस फॉर्म के अंदर है। अब ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये क्या है यहाँ पे, तो देखो गैस क्या होती है, हल्की होती है, हल्की होने के कारण कहाँ जाती है, ऊपर की ओर। तो इसलिए अपने गैस को शो करने के लिए क्या लेते हैं, अपर हेडेड एरो का यूज करते हैं। ठीक है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है और ये कौन है, हाइड्रोजन है, क्लोराइड है, और दोनों की जो फॉर्म है, ठीक है ना, जो फिजिकल फॉर्म है वो दोनों की क्या है, गैसियस फॉर्म है। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो तो चली जाती है कहाँ पे, एनवायरमेंट में, ये तो चली जाएगी कहाँ पे, वातावरण में चली जाएगी। और जो HCl गैस है उसको ये जो पिरिडीन है ये क्या कर लेता है, उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। पिरिडीन के द्वारा इसको क्या कर लिया जाएगा, अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, अवशोषित कर लिया जाएगा। तो अब ये चली गई एनवायरमेंट में, ये चली गई किसके पास, पिरिडीन के पास। तो बचा कौन, बचा हमारे पास एल्किल हैलाइड। तो इसलिए ये क्या होता है, 100% हमारे पास क्या होता है, प्योर होता है। ठीक है, तो ये है कौन सी रिएक्शन, डार्जन प्रक्रम। अब यहाँ से अगर ध्यान से पढ़ रहे हो, ध्यान से देख रहे हो क्लास को, तो वापस हमारे दिमाग के अंदर क्वेश्चन आता है कि जैसे हमने एल्किल क्लोराइड बना लिया, तो क्या वैसे ही यहाँ पे एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड बना सकते हैं। तो अगर एल्किल ब्रोमाइड बनाना है तो यहाँ पे लेना पड़ेगा Br2। अगर एल्किल आयोडाइड बनाना है तो उस कंडीशन में लेना पड़ेगा SOI2। ठीक है, हमने यहाँ पे लिया था Cl2, तो Cl2 की जगह अगर मुझे क्या लेना है, अगर एल्किल ब्रोमाइड बनाना है तो क्या लेना पड़ेगा, SOBr2 लेना पड़ेगा। अगर मुझे एल्किल आयोडाइड बनाना है तो क्या लेना पड़ेगा, SOI2 लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इन दोनों को लेकर के अपने एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड नहीं बना सकते। वापिस से नोट के अंदर इसको इन्वॉल्व कर लेना, नोट लगा के। ठीक है ना, क्यों नहीं ले सकते, देखो SOBr2 जो है ये तो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। ये तो क्या है, अस्थायी, जो खुद ही अस्थायी है वो आगे रिएक्शन कंप्लीट नहीं करवा पाएगा। जो है SiO2 जिसको अपने बोलते हैं थायोनिल आयोडाइड, तो ये अभी तक इसकी फॉर्मेशन ही नहीं हुई है, यानी कि ये तो अनस्टेबल है, अस्थायी है, और ये क्या है, अभी तक अननोन है या अज्ञात है। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 मेथड हो गए कि अल्कोहल को हमने लिया फर्स्ट इंग्रेडिएंट के रूप में, और उसके साथ में हमने हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड किया, सोडियम ब्रोमाइड या सोडियम आयोडाइड वगैरह को ऐड करके, और आगे हमने फॉर्मेशन करवाई है किसकी, एल्किल क्लोराइड की। अब अपनी जितना मैटर आज की क्लास में कर चुके हैं उसको हम कर देते हैं समराइज, कि हमने जो जो पढ़ा है कि क्या हमें उसका कुछ 80% या 50% या 20% या 5% समझ में आया है या नहीं आया। तो देखो, सबसे पहले हमने लिया किसको, एथिल एल्कोहल या एल्कोहल को लिया, CH3CH2OH, या मैं लिख देती हूँ इसको ROH। सबसे पहले आपने रिएक्शन करवाई किसके साथ में, ल्यूकास रिएजेंट के साथ में। व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट, तो ये है हमारे पास कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, और दोनों का जो हमारे पास मिश्रण है या मिक्सचर है वो एक तरीके से क्या हो जाता है, ल्यूकास रिएजेंट हो जाता है। जब हम रिएक्शन करवाते हैं इनके साथ तो हमारा प्रोडक्ट बनता है CH3CH2Cl। ठीक है, यानी कि यहाँ हमने जो हेडिंग डाली थी वो थी, हमारे पास हेडिंग क्या थी, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन। हाइड्रोजन हैलाइड के साथ आपने जब रिएक्शन करवाई थी तो उस कंडीशन में हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बना था।
ठीक है। सेकेंड रिएक्शन जो हमने करवाई थी वो थी, हमने लिया किसको, सोडियम ब्रोमाइड, और साथ में हमने लिया किसको, H2SO4 कंसंट्रेट को, कंसंट्रेट H2SO4, और साथ में लिया हमने किसको, सोडियम ब्रोमाइड को। यहाँ से हमें मिला था कौन, यहाँ से मिला था हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड अल्कोहल के साथ में या एथेनॉल के साथ में जब रिएक्शन करता है तो हमें मिलता है CH3 CH2 Br, एथिल ब्रोमाइड, और प्लस में क्या निकल जाता है, H2O। मेन प्रोडक्ट अपना जो है उसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट रिएक्शन हमने करवाई थी, हमने लिया सोडियम आयोडाइड, साथ में हमने लिया कंसंट्रेट H2SO4। इन दोनों से हमें मिला था हाइड्रोजन आयोडाइड, और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में जब अपने अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं तो उस कंडीशन में हमें मिला था CH3 CH2I, एथिल आयोडाइड। ये सेकंड थी, और ये थी हमारे पास थर्ड रिएक्शन। जो फोर्थ रिएक्शन थी, फोर्थ रिएक्शन हमने करवाई थी किसके साथ, फास्फोरस हैलाइड के साथ। फास्फोरस हैलाइड के रूप में हमने लिया था PCl5, या फिर हमने मान लो लिया था क्या, PCl3, या फिर हमने क्या लिया था, रेड फास्फोरस प्लस Br2। नेक्स्ट हमने लिया था रेड फास्फोरस प्लस I2। ठीक है। तो जब हमने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में रिएक्ट करवाया था तो मेन प्रोडक्ट हमारा बना था CH3 CH2Cl, बाय प्रोडक्ट बना था POCl3 प्लस HCl। जब PCl3 से करवाई थी तो वापस CH3 CH2Cl, बाय प्रोडक्ट बना था H3PO3, जिसको हम बोल रहे थे ऑर्थोफास्फोरस अम्ल, और यहाँ हमने बोला था फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। जब हमने रेड फास्फोरस और Br2 लिया था तो उस कंडीशन में बना था CH3 CH2 Br। जब हमने I2 के साथ रिएक्शन करवाई तो बना CH3 CH2I, एथिल आयोडाइड। और इन सब में से ज़्यादा मैं कहूँगी अगर नेम रिएक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट होती हैं, तो अगर मैं देखूँ नेम रिएक्शन को तो हमने करवाई कौन सी रिएक्शन, डार्जन्स प्रोसेस। ठीक है। ये नाम, मैं सिर्फ नाम लिखूं तो आगे वाली कहानी अपने आप अंडरस्टूड हो जानी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम में डायरेक्ट भी हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि डार्जन प्रक्रम से अल्किल हैलाइड कैसे बनाएंगे, या फिर दे देता है कि निम्न अभिक्रियाओं की रासायनिक समीकरण दीजिए। सिर्फ आपको नाम दे देता है, उसकी केमिकल इक्वेशन आपने खुद नहीं लिखनी होती है। तो खुद आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, साथ में क्या लेना है, गर्म करना है, ठंडा करना है, कौन सा कैटालिस्ट लेना है। ठीक है। तो हमने लिया स्टार्टिंग मटेरियल किसको, अल्कोहल को। अल्कोहल की रिएक्शन करवाई हमने थायोनिल क्लोराइड के साथ में, किसकी प्रेजेंस में, इरिडीन की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाई तो वापस से फॉर्मेशन हो जाती है किसकी, एथिल क्लोराइड की। बाय प्रोडक्ट बन जाता है SO2 और साथ में बन जाता है HCl। एक जो थोड़ा सा सिलेबस से हटके जो बात है वो ये है कि जब हम रिएक्शन करवाते हैं किसकी, एथेनॉल की, किसके साथ में, ल्यूकास रिएजेंट के साथ में, HCl और एनहाइड्रस Cl2 के साथ में, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। ग्रूव प्रक्रम बोल देते हैं या ग्रूव प्रोसेस बोल देते हैं। ठीक है। ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, जब अपने रिएक्शन कर रहे हैं तो उसका नाम भी अपने को थोड़ा सा दिमाग के अंदर रहना चाहिए। तो शायद आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो बार बार इसको देखोगे तभी बात समझ में आएगी, क्योंकि 11th में इससे रिलेटेड मैटर अपने पास नहीं होता। तो 12th में एंट्री हुई है, तो इसलिए अब जो छुट्टियाँ चल रही हैं, मान लो छुट्टी है जैसे भी है, तो उसका फायदा उठाओ। बार बार जो रिएक्शन है, रिएक्शन को सीखने का एक ही तरीका आपके पास होता है कि आपको जो आप यहाँ पे इंग्रेडिएंट लेते हो उसका केमिकल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता है तो उस कंडीशन में आगे आप क्या करवा रहे हो, कैसे करवा रहे हो, दोबारा प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप क्लियर हो जाता है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।